नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है आपके शहर में जाकर आपके रिपोर्टर से आपकी खबर को बताने का। दिल्ली से लेकर भोपाल, भोपाल से लेकर रायपुर और रायपुर, दोनों ही राजधानियों के बीच में जितने भी शहर हैं, जहां की भी खबरें हैं, सब कुछ बताएंगे आपके रिपोर्टर के पास जाकर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि दिल्ली से है। पहली खबर दिल्ली से है। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार को केंद्र सरकार ने जेड सिक्योरिटी दी है। सूत्रों के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की खुफिया रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने मंगलवार को उनकी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक सूत्र कह रहे हैं कि सीआरपीएफ की 40 से 45 जवानों की टुकड़ी अब 24 घंटे राजीव कुमार की सुरक्षा में तैनात रहेगी। दिल्ली से बाहर जाने के दौरान भी उनकी सुरक्षा में ये सशस्त्र कमांडो साथ रहेंगे। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक राजनीतिक दलों के हालिया प्रदर्शन, ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक दलों के हालिया प्रदर्शन और विदेशों से मिल रही धमकियों को देखते हुए राजीव कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। राजीव कुमार की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कदम उठाए हैं, इसके लिए विस्तार न्यूज आपको विस्तार से खबर बताएगा। हमारे सहयोगी अमृत सीधा दिल्ली से जुड़ेंगे और आपको पूरी खबर बताएंगे। अमृत जुड़ गए हैं। अमृत निर्वाचन आयोग की बिल्डिंग के बाहर ही खड़े हैं और लगातार इस खबर पर उनकी नजर बनी हुई है। अमृत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इतनी हैवी सुरक्षा की जरूरत पड़ गई, क्या कहते हैं इनपुट्स? जी नीतीश, अगर गौर करें तो टीएन सेशन के बाद राजीव कुमार ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिन्हें जेड सिक्योरिटी प्रदान की गई है। और इसके प्रदान करने के पीछे जो बैकग्राउंड है वो तमाम दलों की तरफ से जो हालिया प्रदर्शन रहे हैं और उसके बाद समाज के भीतर कुछ ऐसी जगहों से खबरें जो रही कि जहां पे लोगों को आक्रोश पनपा था चुनाव आयुक्त को लेकर के, उसके मद्देनजर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी ने इसको लेकर एक पोटेंशियल थ्रेट रिपोर्ट दी गृह मंत्रालय को, जिसके बाद तुरंत आनन फानन में यह फैसला लिया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को जेड सिक्योरिटी दी जाए। आपको बता दें कि सिक्योरिटी में 22 जवान सीआरपीएफ के तैनात होंगे, 24 घंटे होंगे और 3 शिफ्ट में यह काम चलेगा। 3 शिफ्ट में जवान जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय से लेकर के इनके घर में वहां तक जो है इनकी सुरक्षा तय रहेगी। जहां जहां जाएंगे वहां पे ये सारे जवान जो है एक सुरक्षा श्रेणी जो है वो तीसरे दर्जे की उनके साथ चलेगी। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त के जो 22 सीआरपीएफ के कमांडो है उनमें एनएसजी कमांडो 5 से 6 रहेंगे, जो कि बराबर घटनाओं को लेकर के, उनकी गतिविधियों को लेकर के नजर बनाए रखेंगे। 24 घंटे उनके लिए एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी रहेगा जो उनके घर से लेकर, आवास से लेकर के तमाम दौरों पे साथ रहेगा। तो इस तरह की एक सिक्योरिटी जो है का घेराबंदी मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए की गई है। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की पोटेंशियल थ्रेट रिपोर्ट बताई जा रही है, जिसके बाद गृह मंत्रालय को यह फैसला लेना पड़ा है। अमृत, एक चीज और सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि विदेशों से भी उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। अमृत, इससे लेकर क्या जानकारी है? पाकिस्तान, कनाडा, कहां से इसके तार जुड़ रहे हैं? जी देखिए, जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव भारत में चल रहा है तो तमाम जगहों से जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो इसको डिस्टर्ब करने की कोशिशें जरूर लाजमी तौर पे करेंगी। और इसको लेकर लगातार खुफिया रिपोर्ट गृह मंत्रालय को मिल रही थी, जिसके बाद से ये भी देखा गया कि न सिर्फ बाहर से बल्कि देश के भीतर भी उन्हीं ताकतों द्वारा ऐसी चीजें एनरोपिंग करने की कोशिश की जा रही थी जहां से चुनाव आयोग को लेकर के अविश्वास का माहौल बनाया जा और लोगों के भीतर एक आक्रोश पनपे, जहां से मुख्य चुनाव आयुक्त टारगेट हो जाएं। आपको बता दें कि जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा था चुनाव की तारीखों का ऐलान के दौरान, उस वक्त भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक अपील की थी मीडिया से कि वह बात लोगों तक पहुंचाए कि किस तरह से चुनाव आयोग का जो इंस्टीट्यूशन है वो फेयर इलेक्शन कराने के लिए बाध्य है, प्रतिबद्ध है, एक संवैधानिक संस्था है और इसका काम जो है निष्पक्ष होकर चुनाव कराना ही है। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम को लेकर भी बात कही थी कि ईवीएम से जो लोगों की शिकायत रहती है तमाम पार्टियों की रहती है, लेकिन उनकी शिकायत अपने से नहीं रहती है कि वो जनता के बीच में किस तरह से मौजूदगी अपनी रखे हैं, काम कैसे रखे हैं। तो उस दौरान भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी सफाई दी थी, क्योंकि पत्रकारों ने लगातार वो सवाल पूछे थे जो विपक्षी पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग पे आरोप लगाती रही हैं कि वो पक्षपात कर रही हैं। हाल के दिनों में भी तमाम पार्टियां जिस प्रकार से एजेंसियों के ऊपर, जो जांच एजेंसियां उसको लेकर के आरोप लगाती रही कि वो सरकार के साथ खड़ी है, सरकार की बी टीम बनी हुई है, इसी दौरान आपको बता दें कि इन्हीं दलों ने प्रदर्शन भी किए थे, जिसमें से तृणमूल कांग्रेस सबसे
सबसे अहम है, प्रोमिनेंट है, जिन्होंने इसी इलेक्शन कमीशन के भीतर जाकर के प्रदर्शन कर दिया, उनको हिरासत में लेना पड़ा था। और उनका भी कहना था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग सरकार के साथ खड़ी और सरकार के हक में फैसले ले रही है और उनके ऊपर कार्रवाई ज्यादा हो रही है, उनकी पार्टी के नेताओं पे ज्यादा हो रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े दलों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इन आरोपों के बाद जो है, अगर देखा जाए तो पहले से एक माहौल जो बनाया जा रहा था चुनाव आयोग के खिलाफ देश के भीतर और बाहर से कुछ ताकतें इसको मदद कर रही थी, उसी के मद्देनजर जो है गृह मंत्रालय को आखिरकार में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट आई उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। जेड सिक्योरिटी दी गई है। आपको बता दें कि देश में तीसरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी घेरा है जो जिसे जेड सिक्योरिटी कही जाती है। इसके अलावा जेड प्लस होती है और एसपीजी होती है। एसपीजी सिक्योरिटी जो सबसे अहम है वो सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को दी जाती है। उसके बाद जेड प्लस सिक्योरिटी होती है जो कि जिसमें 30 से 40 कमांडो तैनात होते हैं और इसमें 11 से 12 एसपीजी का जो कमांडो होते हैं खासतौर पे उन्हें रखा जाता है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो ये तीसरे दर्जे की उन्हें सिक्योरिटी, तीसरे दर्जे की सिक्योरिटी दी गई है। और जिस तरह से निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि सुरक्षा मिलनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसी तरह उनको भी सुरक्षा देने के लिए गृह मंत्रालय कटिबद्ध है। इस तमाम जानकारी के लिए अमृत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम फिर मुखातिब होंगे इस पर अगर सियासी गहमा गहमी होती है तो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और सीधा दिल्ली से चलकर आ जाते हैं छत्तीसगढ़, जहां छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने एक बार फिर पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की है, जिसको लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। देख लीजिए रिपोर्ट क्या कहती है। राजनांदगांव में भूपेश बघेल की नामांकन सभा के दौरान प्रधानमंत्री पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने आपत्तिजनक बयान दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी पर हेट स्पीच के मामले में छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पीएम मोदी को लेकर एक और विवादित बयान दे दिया है। सोमवार को जहां एक तरफ प्रधानमंत्री बस्तर पर विशाल जनसभा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ चरणदास बिलासपुर के सक्ती जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे। पीएम ने सभा से चरणदास पर निशाना साधा। सजा मिलनी चाहिए कि नहीं तो वहीं दूसरी तरफ चरणदास महंत ने पीएम नरेंद्र मोदी को डिफॉल्टर बता दिया। डिफॉल्टर आदमी। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में उनकी कोई गारंटी पूरी नहीं हुई है। जीवन सीधवा साध हुए और ये देवेन भी खड़े हो सकते हैं, सीव लाठी धरे नहीं सके, गाड़ी दे सके। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। मोदी की गारंटी तो 10 साल से फेल हो रही भैया। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं, जिसकी गारंटी फेल हो गई है छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफॉल्टर आदमी है। तो डिफॉल्टर आदमी की अपन बात करते ही नहीं, उसकी गारंटी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के इस बयान से कितना सियासी नफा और नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन महंत के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ का सियासी तापमान फिर से बढ़ गया है और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर महंत बार बार पीएम पर सीधी टिप्पणी करके क्या संदेश देना चाहते हैं। ये सियासी चाल है या फिर सेल्फ गोल। रोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा रायपुर से रुख करेंगे रोहित का। रोहित, चरणदास महंत कह रहे हैं कि डिफॉल्टर आदमी पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, तो मोदी की गारंटी जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी इतना विशाल जनादेश पा गई, कैसे पा गई रोहित? बिल्कुल, देखिए चरणदास महंत वो नेता हैं जो विधानसभा में विपक्ष की आवाज यानी कांग्रेस की आवाज को रखते हैं। और अगर चरणदास महंत कोई बयान दे रहे हैं तो उसके पीछे प्रदेश में उसमें चर्चा होती है,
प्रधानमंत्री जब दौरे पे आते हैं तो दौरे पे उस चीज का जिक्र करते हैं। और हमने देखा कि जो राजनांदगांव में बयान दिया गया उसको बस्तर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर जो है उस पर जवाब देते हैं और ये कहते हैं कि अब मोदी जो है वो गरीब का बेटा है और वो लाठी डंडे से डरता नहीं है। अब बयान दिया गया है शक्ति पे, जहां शक्ति का असर कहां पे शक्ति जो कांग्रेस है वो लूज करेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इससे पहले ये दो चीजें इस पे जो है वो खास तौर पे सामने आ रही है और तीन नेता, एक तो शिव कुमार डहरिया, दूसरा देवेंद्र यादव, तीसरे भूपेश बघेल, ये तीनों नेताओं पर जो सियासी समीकरण है वो इनके बदल सकते हैं। तो डिफॉल्टर बोला है यानी कि दिवालिया। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार से प्रधानमंत्री है, किस एंगल से उन्हें डिफॉल्टर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 2 बार के प्रधानमंत्री हैं और 10 साल उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना टर्म पूरा कर रहे हैं और वो डिफॉल्टर बोलते हैं। तो डिफॉल्टर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज देने के बाद में उसकी रकम अदा ना कर पाना, या आप गाड़ी लिए तो गाड़ी के बाद में उसकी आप किस्त नहीं भर पाया तो वो डिफॉल्टर साबित हो गया। तो अब वो डिफॉल्टर इस अंदाज में बोल रहे हैं कि मोदी ने गारंटी नहीं पूरी की, मोदी ने गारंटी नहीं पूरी की तो डिफॉल्टर हैं। तो कहीं ना कहीं इस बयान का असर जो है वो दिखने लगा है, इसको बुना जा रहा है और बुनने के बाद रोहित रोकना चाहूंगा, रोहित रोकना चाहूंगा, फिर आपसे बात करूंगा। लेकिन अरुण साव ने इस मामले पर टिप्पणी की है, देख लीजिए, दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर आपसे आते हैं बातचीत करने के लिए। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जो गुजरात के 12 साल मुख्यमंत्री रहे, पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और तीसरी बार भी वे देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे नेता के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यजनक है। और जो लाठी मारने वाली बात का उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया था, ये पता चलता है कि वो स्पष्टीकरण झूठा और निराधार था और लगातार इस प्रकार की बातें आ रही है। इसका माकूल जवाब छत्तीसगढ़ की जनता देगी। रोहित, छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी, अरुण साव कह रहे हैं हम जवाब नहीं देंगे। तो यानी सेल्फ गोल तो नहीं हो जाएगा चरणदास महंत के इस बयान के बाद? बिल्कुल, देखिए अब सेल्फ गोल होता है या क्या होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अरुण साव की अंतिम लाइन ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को कहां कहां तक पहुंचाया है आम लोगों के बीच में। और खास तौर पर अगर आप राजनांदगांव पे या फिर दूसरी जगहों पर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर जो लाठी मारने वाला बयान था उसमें यह कह रही थी कि प्रधानमंत्री को लाठी मारने की बात की गई। अब जब शक्ति में यह कहा गया कि प्रधानमंत्री डिफॉल्टर है तो भारतीय जनता पार्टी वो तमाम घोषणाओं को जो तमाम मोदी की गारंटी के तहत काम किए गए हैं वो कामों को लेकर जाएगी और ये कहेगी कि हमने तो इतना काम किया है और काम करने के बाद हमें डिफॉल्टर कहा जा रहा है। तो आने वाला लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में कहीं स्टार प्रचारक चरणदास महंत कांग्रेस की मुश्किलें और न बढ़ा दे और जो नेता प्रचार करके अपने माहौल बना रहे हैं, अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं, वो माहौल न बिगड़ जाए। तो यही दिखाई दे रहा है नीतीश। और एक चीज और लग रही है कि जहां जहां चरणदास महंत जा रहे हैं तो लग रहा है प्रचार करने जा रहे हैं या प्रत्याशी के साथ गड़बड़ करने जा रहे हैं। बहरहाल रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। चरणदास महंत कर रहे हैं तो कुछ अपनी स्ट्रेटजी के साथ ही कर रहे होंगे, हम कौन होते हैं टिप्पणी करने वाले। लेकिन जो जनमानस में चल रहा है, जो सियासी महकमे में, उसे आपको दिखा दिए। आगे चलेंगे, मध्य प्रदेश आ जाते हैं, जहां कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने मंगलवार को आदिवासी महिलाओं के साथ महुआ बीन के महुआ उठाया और महुआ चखा भी है। शहडोल से उमरिया जा रहे थे, रास्ते में राहुल गांधी ने देखा कि महुआ की बिनाई हो रही है, गए महुआ बीना और फिर उस पर सियासत भी हुई है। देख लीजिए रिपोर्ट। राहुल सोमवार को चुनावी सभा करने शहडोल आए थे। उन्होंने इस सभा में आदिवासी वोट बैंक पर फोकस किया और आदिवासियों के लिए कई वादे किए। लौटते वक्त फ्यूल की कमी के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सका और राहुल को शहडोल में रात गुजारनी पड़ी। सुबह शहडोल से उमरिया जाते वक्त राहुल रास्ते में आदिवासी महिलाओं को महुआ बीनते देख अपने काफिले के साथ रुक गए। राहुल ने थोड़ी देर महिलाओं से बातचीत की और फिर महुआ बीनने में लग गए और महुओं को चख कर भी देखा। एक दिन में कितने बीन लेते हैं? 14 चुगने उसमें गुड़ का मतलब सीरा बना के इसको जैसे सूख जाता है ये तो उसको लड्डू बनाया जा सकता है और उसको मार्केट में भी महिलाएं बेचती हैं।
कितना पैसा बनता है? थोड़ा खूब जैसे चुकनी 2 चुकनी बेचे तो का बना कहूँ 200-300 और थोड़ा को खड़ धर लाइन तो अपन खाएं, कुछ नहीं मिले बाबू सरकार से का मिले। अब राजनीतिक पंडित इसे आदिवासी और महिला वोट बैंक साधने के लिए राहुल का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। क्योंकि यह इलाका आदिवासी बाहुल्य है तो वहीं बीजेपी इसे चुनावी स्टंट मान रही है। इसके इतर राहुल के हेलीकॉप्टर को लेकर भी मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का भी फ्यूल खत्म हो गया है, इसलिए कांग्रेस अब टेक ऑफ नहीं करने वाली। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शिवराज के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शिवराज का क्या खत्म हो गया है जो बीजेपी ने उन्हें किनारे कर दिया है। तो वार पलटवार बयान चल रहे हैं और विवेक हमारे सहयोगी जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति पर बाज की नजर रखते हैं, सटीक से देखते हैं, करीब से देखते हैं, जुड़ गए हैं। विवेक, महुआ का स्वाद चखा है, सत्ता का स्वाद चख पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी कल शहडोल में थे और शहडोल से उमरिया जाते वक्त जो एक वीडियो सामने आया कि राहुल गांधी तमाम महिलाओं से ये पूछ रहे हैं कि कितना पैसे कमा लेती हैं और इससे उनको कितना फ़ायदा होता है। दरअसल इसको और मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव हुआ था। कांग्रेस ने अपनी गारंटी में एक बात और शामिल की थी कि जो महुआ बिनते हैं या फिर तेंदू पत्ता हैं उनके बोनस को बढ़ाया जाएगा। और राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि उन्होंने कभी अपने जीवन में सामाजिक स्तर पे, जो गांव स्तर पे और ग्रामीण स्तर पे जो कैसा जीवन होता है वो देख नहीं पाए, क्योंकि वो बचपन से ही सुरक्षा घेरे में रहे हैं। और राहुल गांधी की यही स्थिति रही कि जैसे ही उन्होंने देखा दौरे के समय की महिलाएं सुबह का वक्त है और महुआ बिन रही, तो वहाँ पूछने चले गए। ये राहुल का एक अंदाज भी है या कहें तो पब्लिसिटी स्टंट भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव का दौर है, ऐसे चुनाव के दौर में राहुल गांधी अगर महिलाओं से मिल रहे हैं, आदिवासी क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, तो एक ये बैठे बैठा विपक्ष को ही मुद्दा मिलता है कि राहुल गांधी आखिर कर क्या रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी से असलियत पूछी जाए तो ये जरूर बताएंगे कि वो जानना चाहते थे कि महुआ बिनकर कितना लोगों को इनकम होता है। ये पूरी बात वो जानने की कोशिश की। और ठीक जब एक वीडियो सामने जिसमें राहुल गांधी पूछ भी रहे हैं महिला से कि कितना कमा लेती है, तो महिला उनको जानकारी देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर राहुल गांधी को वो महिला मिल कैसे गई। अगर कल शहडोल में सभा के बाद फ्यूल हेलीकॉप्टर का खत्म ना होता तो राहुल गांधी कल देर रात चौपाटी न जाते और आज सड़क मार्ग से गुजरते हुए उनको महिलाएं भी ना मिलती। और इस पे मध्य प्रदेश में पूरी पॉलिटिक्स भी ना होती, क्योंकि हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हुआ और पता चल गया कि महुए का कितना रेट मिलता है, कितना भाव मिलता है और महुए का स्वाद भी कैसे होता है। इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी हुई है। हेलीकॉप्टर रुक गया तो शिवराज ने कहा है कि अब टेक ऑफ नहीं करेगा हेलीकॉप्टर। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि शिवराज सिंह का हेलीकॉप्टर कहां रुक गया। विवेक, देखिए, ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि आखिर उनका फ्यूल कहां खत्म हो गया कि वो किनारे लग गए। लेकिन एक बड़ी बात है कि कांग्रेस खेमे के अंदर ही एक बड़ी चर्चा है। चर्चा इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ को हटा दिया गया था। अध्यक्ष पद से हटाने के बाद जीतू पटवारी अध्यक्ष बने। कल जब फ्यूल खत्म हुआ तो उस वक्त कांग्रेस नेताओं ने बड़े चर्चा कांग्रेस दफ्तर में यही रही कि आखिर कौन सा रिफ्यूल करने के लिए हेलीकॉप्टर आएगा। जबकि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और देश में संभवतः कमलनाथ ऐसे एक शख्स होंगे जिनके पास 2 से 3 चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर है। उसके बाद भी राहुल गांधी को शहडोल में रुकना पड़ता है और एक हेलीकॉप्टर के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये जो कल फ्यूल खत्म हुआ उसके बाद जब चर्चा हुई तो तमाम जो कांग्रेस खेमे के लोग थे वो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी मांग सकते थे या फिर कमलनाथ से जीतू पटवारी ही अप्रोच करते कि हमारे महासचिव राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर खड़ा है, रिफ्यूलिंग के लिए इंतजार कर रहा है। छिंदवाड़ा में उस वक्त मौजूद था, 2 हेलीकॉप्टर मौजूद थे और एक प्राइवेट प्लेन मौजूद था। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी जो 12 घंटे पूरी रात बिताई और उसके बाद सुबह राहुल गांधी शहडोल से उमरिया के लिए निकल गए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो एक पॉलिटिकल एंगल निकल के आया वो बहुत ही दिलचस्प था और इसी को लेकर जीतू पटवारी और शिवराज सिंह चौहान के बीच में डायलॉग्स हुए। और ये जीतू पटवारी कहने से नहीं चूके कि आखिर शिवराज सिंह चौहान का फ्यूल कहाँ खत्म हो गया। यानी कि जीतू पटवारी इस बात को याद दिला रहे हैं कि बतौर 16 से 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान रहने के बाद भी फ्यूल कहाँ खत्म हो गया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बना दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही विवेक आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़े। और फ्यूल अगर खत्म ना होता तो राहुल गांधी महुए का स्वाद कैसे चखते, सत्ता का स्वाद चखेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन विस्तार न्यूज चाहे पक्ष हो या विपक्ष सभी की खबरें इस निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से दिखाता। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर आगे चलेंगे राजनांदगांव, दुर्ग,
बस्तर, जहां भी खबर मिलेगी आपके शहर जाकर आपकी रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चलेंगे राजनांदगांव लोकसभा सीट पर एक मजेदार नजारा देखने को मिला है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल और बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे का आमना सामना हुआ है। प्रचार के लिए दोनों नेता एक ही गांव में पहुंचे थे। भूपेश बघेल गांव में एंट्री ले रहे थे, जबकि संतोष पांडे जा रहे थे। ऐसे में आते जाते वक्त दोनों आमने सामने आ गए तो दोनों ने एक दूसरे से गर्मजोशी से मुलाकात की और अभिवादन स्वीकार किया। वीडियो सोशल मीडिया पर यह वायरल है, जम के देख लीजिए। विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। दिलीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस मामले पर बातचीत करने के लिए। दिलीप, भूपेश और संतोष जी का आमना सामना हो गया है, नारे आरे लग गए हैं, क्या हो गया है? देखिए नीतीश, चुनावी सरगर्मियां हैं और नेताओं को अपने प्रत्याशियों को प्रचार प्रसार करना है। कई दफा ऐसा होता है कि आप एक गली में ही एक ही जगह पर दो प्रत्याशी आपस में टकरा जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ संतोष पांडे और भूपेश बघेल के प्रचार के दौरान हुआ और प्रचार के दौरान एक अच्छी सादगी भरी तस्वीर भी सामने आई। हालांकि दोनों नेता पार्टी से अलग है, लेकिन जो सादगी नजर आई, दोनों ने एक दूसरे को अभिवादन किया, हाथ मिलाए और एक दूसरे को शुभकामना देते हुए निकल गए। हालांकि वहां पे जो कार्यकर्ता थे दोनों ही पार्टियों के, एक अपनी ही पार्टी के नारे लगा रहे थे। सामने तो निकल गए दिलीप, लेकिन निकलने के बाद भूपेश ने ट्वीट किया कि मेरे आने का वक्त है और संतोष के जाने का वक्त है। नितेश, वही मैं बताना चाह रहा था कि देखिए वो सादगी भरी तस्वीर है। पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें होती है, पर्दे के बाहर दिखावा कुछ और होता है। जब सत्ता पे आते हैं, राजनीतिक की बात होती है, तो फिर खुलकर सोशल मीडिया पे डालते हैं। वैसे ही कुछ भूपेश बघेल ने मिलने के बाद एक अच्छी ट्वीट किया उनके नजरिए से, कि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आज प्रचार के दौरान संतोष पांडे से मुलाकात हुई, उनके जाने का समय था और मेरे आने का समय था। अगर इसके सियासत नजर से देखें तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल यह कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा सीट राजनांदगांव से मैं जीत के आ रहा हूं और संतोष पांडे यहां से हार के निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सियासी गलियारों में भूपेश बघेल का यह ट्वीट भी लोग कहीं देख रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक नजर से देख रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर प्रचार के दौरान नीतीश सामने आई है कि एक छोटी सी गली है, संतोष पांडे अपने समर्थकों के साथ जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, भूपेश बघेल अपने समर्थकों के साथ आ रहे हैं। वहां पे बीजेपी के लोग जय श्री राम का नारे लगा रहे हैं, बीजेपी जिंदाबाद कर रहे हैं। तो ये सब कुछ माहौल था। लेकिन दिलीप, अब मैं सियासी लहजे से नहीं कह रहा हूं, लेकिन अब मेरे आने का वक्त है और आपके जाने का वक्त है। बहुत ही आपने सुंदर खबर दिखाई और महत्वपूर्ण विश्लेषण दिया दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिलीप हमारे सहयोगी लगातार वहां से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि राजनांदगांव की लड़ाई बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो गई है। अब चलते हैं राजनांदगांव से धार, क्योंकि धार की भोजशाला में 19वें दिन का एएसआई सर्वे जारी है। लगातार विस्तार न्यूज आपको खबर दिखा रहा है। टीम के 19 अधिकारी और कर्मचारी 34 मजदूरों के साथ आधुनिक उपकरणों के साथ आज भोजशाला पहुंचे और इसके जरिए सर्वे का काम किया गया। सर्वे के बीच मंगलवार को हिंदू समाज के लोगों ने भोजशाला में मां सरस्वती यानी वाग्देवी के तेल चित्र पर पूजा अर्चना की, हनुमान चालीसा का पाठ किया और भजन कीर्तन किया। भोजशाला आंदोलन से जुड़े और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री सोहन सोलंकी ने बताया कि राम मंदिर में प्रमाण ढूंढने के लिए खुदाई करना पड़ा था और भोजशाला में भी खुदाई करेंगे तो भोजशाला के बाहर और अंदर भी मंदिर होने के प्रमाण मिल जाएंगे, उन्होंने दावा किया है। और वहीं मुस्लिम पक्षकार ने भी कहा है कि उच्चतम न्यायालय के दखल के बाद बहुत सारी चीजें बदली गई हैं। उनकी जो आपत्तियां थी उसमें एएसआई की टीम ने पूरा संज्ञान लिया है। मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि सर्वे में न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है और जिन बिंदुओं पर सर्वे होना है वो समय सीमा में पूरा हो। क्या कुछ कहा हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष ने, वो सुन लीजिए। फिर धार से हम जफर के पास चलेंगे। सारी चीजें माननीय उच्चतम न्यायालय के दखल के बाद चेंज हुई है और हमारी जो आपत्तियां थी समाज की तरफ से और मेरी तरफ से, जो भी हमको लगता था कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए और ये चीज़ें होना चाहिए, लीगली तरीके से जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए थे उस आदेश अनुसार हमने हमारी आपत्तियां दर्ज कराई थी। उस पर एएसआई के अधिकारियों ने पूरा संज्ञान लेकर कार्य किया है और उसमें दोनों कम्युनिटी के अधिकारी भी शामिल किए हैं बाद में,
जो बाकायदा जो उर्दू में शिलालेख मिल रहे हैं, अरबी में मिल रहे हैं, फारसी में मिल रहे हैं, वो लोग वो भी समझ रहे हैं। और बाहर से भी एक टीम को उन्होंने ईद बात के लिए बोला है, तो 1-2 रोज में वो भी टीम यहाँ जुड़ेगी और वो भी कार्य करेगी ताकि पूरा निष्पक्षता से काम हो। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो गाइडलाइन दी है उसके तहत सारा कार्य प्रगति से सही समय पर उपलब्ध होकर जफर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जफर, क्या कुछ हुआ आज सर्वे में? और मंगलवार था तो क्या नजारा था वहां पर, और क्या कुछ सर्वे और श्रद्धा दोनों एंगलों से जरा बता दीजिए। जिस तरीके से आज 19 दिन धार भोजशाला के सर्वे को लेकर हो चुके हैं और लगभग ये 4:50 तक आज जो है ये सर्वे चला है, जिसमें आज मंगलवार का दिन था, हिंदू समाज के पूजा का दिन था। और इस पूजा के दिन जो है भोजशाला के जो बाहरी परिसर है उस परिसर में सर्वे किया गया। मुख्यतः जो बिंदु आज के सर्वे में था उसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से जो दावा किया जाता है, जो दरगाह परिसर के बाहर जस्ट जो अक्कल कुई नाम दिया गया है, वहीं हिंदू पक्ष उसे सरस्वती कूप कह रहा है। तो इन दो पक्षों के दावों के बीच की हकीकत को जानने के लिए आज एएसआई ने वहां पर सर्वे किया और बाकायदा वीडियोग्राफी के माध्यम से वहां पर सर्वे किया गया। साथ ही साथ जो हिंदू पक्षकार की ओर से जो गोपाल शर्मा थे, उन्होंने जो बताया उसमें दावा किया है कि जो कूप है उस कूप में जो अक्कल कुई है मुस्लिम पक्ष की ओर से और हिंदू पक्ष की ओर से सरस्वती कूप है, उस कूप में गोमुख निकला है। और गोमुख निकलने की बात जो है यहाँ पर गोपाल शर्मा ने कही है और उनका दावा है कि यहीं से जो है सरस्वती माँ को जल दिया जाता था। तो ये दावा जो है गोपाल शर्मा की ओर से कहा गया। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो शिलालेख निकल रहे हैं वो उर्दू और अरबी और फारसी शब्द निकल रहे हैं। तो दोनों ही पक्ष की ओर से इस सर्वे में दावे किए जा रहे हैं अपनी अपनी ओर से। फिलहाल जो एएसआई की टीम है उसने वहां पर जफर, जैसा कि आप तस्वीरें भेजते जा रहे हैं, लगातार देखा जा रहा है कि मंगलवार और शुक्रवार श्रद्धालुओं में और नमाजियों में इजाफा हो रहा है, तो क्या इसे कैसे देखा जाए? देखिए, ये जो तस्वीर हमारे बीच में, धार भोजशाला शुरू से ही संवेदनशील मामला रहा है। लोगों के बीच में ये स्ट्रक्चर जो है ये वो काफी पुराना है और दोनों ही पक्षों के दावे हैं और ये लंबे समय से विवादित रहा है। अब चूंकि इसका सर्वे हो रहा है तो लोगों में जिज्ञासा है, लोगों में इसे देखने की होड़ मची हुई है। जो लोग धार के हैं, वो प्रॉपर के हैं, वो लोग यहाँ पर बार बार आ रहे हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोगों की संख्या बढ़ रही है, वहीं पूजा करने के लिए हिंदू समाज के लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो दोनों की जिज्ञासा बढ़ी है कि अब इस विवादित स्थल का फैसला आने की ओर है। तो कहीं ना कहीं जिज्ञासा वश है। आखिरी सवाल पूछूंगा जफर, फिर इजाजत चाहूंगा आपसे कि कब तक सर्वे चलेगा, इसकी कोई अपडेट आ गई है जफर? देखिए, अभी तक जो तस्वीर सामने है, जो बताया जा रहा है कि 29 अप्रैल तक ये सर्वे समाप्त हो जाएगा। 19वां दिन आज बीत चुका है और लगभग सर्वे का अंतिम रूप चल रहा है। और जो धार जिले का जो स्ट्रक्चर है, जो मांडव का स्ट्रक्चर है, फिलहाल धार किले का जो है इन्होंने सर्वे किया है एसआई की टीम ने। तो उसके बाद अब जो है मांडव का भी दौरा करने वाली, ताकि इस इमारत से उन इमारतों का भी तो कुल मिलाकर जो भी इंटरलिंकिंग है, ऐतिहासिक प्रमाण है, उन्हें भी देखने की कोशिश की जाएगी। जफर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जफर के पास धार के बाद चलते हैं जबलपुर। यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश दिया था कि किसी स्पेसिफिक स्कूल में पुस्तक या ड्रेस खरीदने के लिए विवश नहीं किया जाएगा अब पेरेंट्स को, लेकिन मनमानी चल रही है और मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की इसी मनमानी के खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है। जबलपुर में जिला प्रशासन की अलग अलग टीमों ने छापा मार कार्रवाई की है और शहर की 4 बड़ी दुकानों का निरीक्षण किया है। प्रशासन की टीम पुस्तक विक्रेताओं से स्कूलों के लिए रखी गई किताबों की जांच कर रही है। जबलपुर की चिल्ड्रन बुक डिपो पर कार्रवाई के दौरान विस्तार न्यूज की टीम ने भी बात की। हमारे सहयोगी पहुंचे, दुर्गेश हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और निजी स्कूलों से मिली भगत की भी बात सामने आई है। दुर्गेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं, जबलपुर चलेंगे। दुर्गेश, क्या जानकारी सामने आई है? क्या सीएम के आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं? अभी भी मिली भगत है स्कूल संचालकों और पुस्तक विक्रेताओं के बीच?
बिल्कुल नीतीश, देखिए अब तक जो जानकारी और अब तक जो जांच पड़ताल हुई है उसमें एक बात तो साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा गड़बड़ झाला है। जो खेल ये इस बार उजागर हुआ है, ये खेल पिछले कई सालों से खेला जा रहा है और इस खेल के पीछे सबसे बड़ी जो मिलीभगत होती है उसमें स्कूल संचालक और प्रकाशक के बीच होती है। दरअसल जो पब्लिशर होते हैं, जो किताब छापते हैं, वो सीधे स्कूल संचालकों के साथ मिलीभगत करते हैं और अपने मन मुताबिक कोर्स तय करते हैं और अपने मन मुताबिक अपने कमीशन के आधार पर उसका दाम तय कर देते हैं। हालात ये हैं कि जब हमने आज छापामार कार्रवाई के दौरान पुस्तक विक्रेता से बातचीत की तो उसने इस बात को स्वीकारा ऑफ द रिकॉर्ड कि हाँ, ये प्रकाशक और स्कूल संचालकों के बीच का खेल है, क्योंकि स्कूल संचालक द्वारा जो कोर्स बताया जाता है उसी के हिसाब से प्रकाशक छापता है और फिर जो किताब जिसकी कीमत 20 रुपये या 30 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये होती है, वो किताब 300 से 400 रुपये तक बाजार में बिकती है, क्योंकि उसके पीछे कमीशन का एक बहुत बड़ा खेल होता है। तो अब तक की जांच पड़ताल में अधिकारी भी इस बात को स्वीकारते हैं कि हाँ, गड़बड़ मिल रही है। एक स्कूल में एक दुकान पर किसी एक स्कूल के द्वारा बताई गई किताबें ही बिक रही हैं। हर स्कूल की अलग अलग किताबें हैं, डीपीएस की अलग मिलेगी, जॉय स्कूल की अलग मिलेगी, बाकी प्राइवेट स्कूलों की अलग मिलती है और किसी भी किताब में आपको एक सा सिलेबस नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति यहाँ तक पहुँची है कि जबलपुर में अगर एक स्कूल की 2 ब्रांचें हैं तो उन दोनों ब्रांचों में अलग अलग आपको सेट लेना होगा। आपको ये नहीं कह सकते कि हमारा बेटा इस ब्रांच में पढ़ता है, बेटी इस ब्रांच में पढ़ती है, तो एक ही सेट में काम हो जाए। अलग अलग कोर्स उसमें समाहित होते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा खेल कमीशन का है। जिस तरह से जांच पड़ताल हो रही है, तक काम चल रहा है कि अलग अलग स्कूलों में अलग अलग पाठ्यक्रम हो रहा है। दुर्गेश, जो छापामार कार्रवाई हुई है इस पे कुछ निकल कर सामने आया, कुछ कार्रवाई हुई कि बस देख दाग के फुर्सत हो गए अधिकारीगण? अभी तक तो नीतीश यही लगता है कि शायद केवल देखना हो रहा है। जांच रिपोर्ट बनाई जा रही है, जांच रिपोर्ट के बाद फिर आगे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आगे तक कार्रवाई कब तक होती है, इसके क्या परिणाम निकलेंगे, ये बात तो समय बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है यहाँ पर नीतीश की ये कार्रवाई बहुत लेट हो रही है। लेकिन आप दुर्गेश वहां हैं संस्कारधानी में, अभिभावक क्या कह रहे हैं? दुर्गेश, अभिभावक भी कतरा रहे हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कि कहीं मेरे बेटे को फेल न कर दिया जाए, कहीं कुछ न कर दिया जाए। हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन आप लगातार इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं। क्या अभिभावक कहते हुए नजर आ रहे हैं दुर्गेश? अभिभावक कुछ भी नहीं कहता नीतीश, देखिए, क्योंकि अभिभावक दबा रहता है स्कूल प्रबंधन पर। उसे चिंता रहती है अपने बच्चे के भविष्य की, उसे चिंता रहती है कि अगर मैं मीडिया के सामने आऊंगा, मैं स्कूल के खिलाफ आवाज उठाऊंगा तो मेरे बच्चे को परेशान किया जा सकता है, स्कूल में, क्लास में उसको टीचर परेशान कर सकते हैं। और ऐसा हुआ है। कुछ साल पहले ऐसी घटना हुई थी कि अभिभावक एक स्कूल में गया था तो स्कूल प्रबंधन ने उसे अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। दुर्गेश, बिल्कुल, और उम्मीद है कि जल्द ही जांच की जाएगी और इस मुद्दे पर कठोर कदम उठाए जाएंगे अगर ऐसा हो रहा है तो। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नवरात्रि शुरू हो गई है आज से। माँ की पूजा अर्चना भक्त कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ऐसा मंदिर है जहां फूल, नारियल या प्रसाद नहीं चढ़ाते, लोग पत्थर और गिट्टी चढ़ाते हैं। देखिए रिपोर्ट, फिर सहयोगी के पास चलेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ऐसा मंदिर है जहां फूल, नारियल या प्रसाद नहीं बल्कि लोग पत्थर और गिट्टी चढ़ाते हैं। इस मंदिर में यह परंपरा पिछले 100 सालों से चली आ रही है। लोग मानते हैं कि ऐसा करने से उनके दुख, तकलीफ और बाधाएं दूर होती हैं। वैसे तो पूरे भारत में माँ दुर्गा के कई रूप हैं। माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ काली, माँ महाकाली, माँ महामाया, ऐसे कई नाम, कई किंवदंतियाँ। लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक माँ दुर्गा का ऐसा मंदिर है जहाँ लोग जो है गिट्टियाँ चढ़ाते हैं। बिलासपुर के बिरकोना से लगे गांव खमतराई में रोज सैकड़ों लोग मां दुर्गा के रूप में स्थापित प्रतिमा वन देवी को गिट्टी और पत्थर चढ़ाने पहुंचते हैं। यहां रहने वाले पुजारी और श्रद्धालु बताते हैं कि वह पिछले 30 से 35 सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं और गिट्टी और पत्थर चढ़ाने से उनकी मन्नत पूरी हो रही है। जो भी अपने दुख पीड़ा को लेकर माता के दरबार में अगर आए, अगर 9 दिन तक के लगातार सूर्यास्त और सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में आके अपनी जो भी मनोकामना वो माँ के चरणों में लग के 5 गोटा जो चढ़ाएंगे उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यही नहीं, यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले साल जब यहाँ डायरिया हैजा फैला तब लोगों ने माँ के मंदिर पर गिट्टी चढ़ाई और वह स्वस्थ हो गए। तभी से लोगों की आस्था माँ के प्रति बढ़ती चली गई। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों की जन आस्था जुड़ी हुई है और माता रानी के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। नवरात्र के मौके पर इस मंदिर पर भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं।
मंदिर में लोग मां को चढ़ाने के लिए फूल, नारियल या प्रसाद की जगह पत्थर और गिट्टी लेकर पहुंच रहे हैं। लोगों की उमड़ती आस्था का सैलाब देखकर यही कहा जा सकता है कि मन में श्रद्धा भाव हो तो मां की कृपा जरूर बरसती है। तो नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है और एक अनूठी हम तस्वीर आपको दिखाना चाह रहे थे और ये अनूठी तस्वीर आशीष लाए हैं हमारे साथ। आशीष, कैसे यहाँ मान्यता बनी कि गिट्टी पत्थर चढ़ाया जाए और ये कैसे होता है, पूजा विधि क्या होती है? इस मंदिर को देखने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। जी नितेश, ये बगदाई मंदिर है, बगदाई माता का मंदिर है और ये जो है खमतराई में स्थित है। जिस जगह की बात हो रही है, पहले वहाँ वन थे, छत्तीसगढ़ी में उसे खार कहते हैं अपन। वहाँ बहुत सारे बबूल, नीम और बाकी सारे पेड़ भी थे और वहीं ये जो माता है वन देवी, ये खुद से स्थापित हुई है ये वहाँ। और तभी से जो है वहाँ के लोग 5 पत्थर, जो खेतों से निकलने वाला गोटा जिसे कहते हैं छत्तीसगढ़ी में पत्थर, वो चढ़ाते हैं और ऐसा उनका कहना है कि इसे चढ़ाने के बाद जो है उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह परंपरा जो है पिछले लगभग 100 सालों से चल रही है और चूंकि उन्हें इसका फल भी मिलता है, वो गोटी चढ़ाते हैं और माता खुश होती हैं, ऐसा किंवदंतियों में भी है। तो इस फेर में लोग आते हैं और सैकड़ों हजारों की संख्या में अभी तक यहाँ आ भी चुके हैं और उनकी मन्नत फलीभूत भी हुई है। आशीष, एक और जिज्ञासा हुई इस मंदिर को देखकर कि यहाँ की पूजा अर्चना की विधि क्या होती है, क्या अलग तरीके से होती है और केवल क्या सिर्फ गिट्टी और पत्थर ही उन्हीं को चढ़ाया जाता है? प्रसाद वितरण के रूप में क्या होता है? बहुत ही रोचक ये मंदिर है, जरा बताएं इसके बारे में। बिल्कुल, यह अजब गजब कहानी है और मतलब हैरान करने वाली बात भी कि वन देवी को सिर्फ वो गिट्टी ही चढ़ती है जो खेतों से लाया जाता है। आपको बताना चाहूँगा मैं नितेश कि बाहर गिट्टी की दुकानें लगती है और उन दुकानों में 5 से 10 रुपए में वो गिट्टियाँ बिकती भी हैं और श्रद्धालु उन्हें खरीदते भी हैं और उसी को चढ़ाते हैं वो वन देवी को। और प्रसाद के रूप में उन्हें वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी दी जाती है कि छोटी सी गिट्टी दे दिए या फिर कुछ इलायची दाना या नारियल। जो बगल में भी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, सिर्फ एक ही वन देवी की प्रतिमा पहले थी इस मंदिर में, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि 2010 में जब मंदिर बना तब माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। इसके अलावा हनुमान जी हैं, इसके अलावा भोलेनाथ बाबा भी हैं। तो कुल मिलाकर के जो सारे भगवान यहाँ विराजे हैं, हनुमान जी हैं, तो उनको भी यहाँ स्थापित किया गया है और उससे ही जो प्रसाद है वो जब लोग गिट्टी चढ़ाते हैं, मनोकामना और मन्नत मांगते हैं, उसके बाद जो ये पुजारी हैं उन्हें प्रदान करते हैं। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। तो माता के दरबार में जाते हैं इस मंदिर में और गिट्टी चढ़ाते हैं और प्रसाद में भी गिट्टी पत्थर मिलते हैं, लेकिन माँ का फल बहुत ज्यादा मिलता है। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट दमोह से कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा चुनावी मैदान में मेरे नाम से डमी प्रत्याशी उतार रही है। वहीं बीते दिनों भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने भी कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी को विधर्मी बता दिया है। तो दमोह हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। तरवर सिंह लोधी कांग्रेस प्रत्याशी और राहुल सिंह लोधी भाजपा प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। जो वर्तमान की स्थिति है, ऐसा कोई नहीं कि जो अनपढ़ हो, सभी पढ़े लिखे मतदाता बंधु हैं और वो चिन्ह भी देखते हैं और नाम भी देखते हैं और उसको लेकर वोट करते हैं। तो डमी प्रत्याशी, जैसे कि मेरे नाम से भी एक भाजपा ने एक प्रत्याशी दिया है, लेकिन हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र की जनता समझदार है और 35 वर्षों से जो यहाँ पर सिर्फ सांसद को नाम के लिए बैठा गया है, इस बार परिवर्तन यहाँ की जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह को की जानकारी हर एक मतदाता को है। एक बार नहीं 10-10 बार वोट कर चुके हैं लोग। भाजपा का चुनाव चिन्ह गांव-गांव, गली-गली, एक मतदाता के दिल में बैठा हुआ है। इसलिए किसी इस कैंडिडेट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
ये रीवा की आप जनार्दन मिश्रा की दूसरी तस्वीर देख रहे थे। रीवा में भी जनार्दन मिश्रा का ही नाम लिखकर उनके जैसा ही प्रत्याशी उतारा गया है। तो जनार्दन मिश्रा भी कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तरवर सिंह लोधी कह रहे हैं कि डमी प्रत्याशी उतारा गया लेकिन फर्क नहीं पड़ता। हमारे सहयोगी का रुख करेंगे हम और जानेंगे कि क्या वाकई दमोह की लड़ाई इस हद तक आ गई है कि अब डमी प्रत्याशी भी उतारे जा रहे हैं। विधर्मी बताया जा रहा है। राहुल सिंह लोधी ने क्यों विधर्मी कहा, इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम अपने सहयोगी का रुख करेंगे। लेकिन जो मामला है वो गर्म हो गया है और दमोह हाई प्रोफाइल सीट पर राजनीति सियासत तेज हो रही है। ये तस्वीर देखिए जिसमें तमाम जो प्रत्याशी हैं वो उन सभी की सूची जारी कर दी गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा और इसी के बाद से सारा का सारा तो चाहे रीवा हो चाहे दमोह हो, एक ही नाम के प्रत्याशी आने के कारण हो हल्ला हो रहा है। लेकिन दोनों ही जगहों के प्रत्याशियों ने कह दिया कि सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं होगा। बेमेतरा जिला में स्पंज फैक्ट्री का विरोध एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। लगभग 3 से 4 गांव की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस मामले में विरोध जताया है। फैक्ट्री का विरोध किया जा रहा है। रोजगार की जहां मांग हो रही वहां फैक्ट्री का विरोध क्यों हो रहा है, ये देखने के लिए, समझने के लिए आपको रिपोर्ट देखना होगा। देखिए, बेमेतरा जिले के बेरला क्षेत्र की स्पंज आयरन फैक्ट्री का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी इस फैक्ट्री को लेकर कई बार भारी विरोध हो चुका है। आज फिर आसपास के गांव की महिलाएं भारी संख्या में इकट्ठा होकर ग्राम सरदा में लगने वाली इस स्पंज आयरन फैक्ट्री का विरोध करने पहुंची। इस पूरे मामले पर ग्रामीणों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि फैक्ट्री लग जाने से पूरा क्षेत्र दूषित हो जाएगा, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होगा और खेती भी नष्ट हो जाएगी। इसके साथ ही फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं बच्चों सहित सभी लोगों को भारी नुकसान पहुंचाएगा। अपनी मांगों को लेकर महिलाओं ने ज्वाइंट कलेक्टर को ज्ञापन दिया और फैक्ट्री नहीं लगाने की मांग की। अब कंपनी ला बंद कराने करके आए हैं, ओकर से मिट्टी भी खराब हुई, खेत के धुआं से फेफड़ा में भी जमावट होही, शरीर के मृत्यु भी हो सकते और पानी भी कमी होही। पानी कमी होही तो हमार जिंदगी पानी से तो चलते, तो पानी भी जरूरी हमन ला। मैं ये धुआं वाले कंपनी ला बंद करवाना चाहत हाँ। एक से हवा दूषित हुई, पानी दूषित हुई, पानी के कमी पड़ी, एक से फेफड़ा में धुआं जम जही, ओखा से आदमी के मृत्यु भी हो सकत है। हमन अभी के हाल ला देखा था ताकि हमारे लोग लड़का की भी भविष्य चला देखना चाहत हन। ग्राम शारदा में निर्माणाधीन स्पंज आयरन फैक्ट्री निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने हेतु ये ज्ञापन दिया गया है और उस ज्ञापन के संबंध में कलेक्टर महोदय को अवगत करा दी जाएगी। भूपेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस मामले पर बातचीत करने के लिए। भूपेंद्र, क्या है ये? रोजगार की मांग होती है, फैक्ट्रियां लगाने की मांग होती है, लेकिन इधर विरोध हो रहा है। कोई इसमें सियासत का एंगल है या कुछ और तस्वीर चल रही है? प्रदूषण समस्या बन गया है। जी, आपको बताना चाहूंगा कि कृषि जो बेमेतरा जिला पता कृषि प्रधान जिला के रूप में माना जाता है। सभी प्रकार की जो फसलें हैं वो बेमेतरा जिले की जो भूमि उनके लिए काफी उपजाऊ है, लेकिन लगातार जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था उनको बढ़ाने के लिए प्लांटेशन का निर्माण और प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर आज के दिन जब कांग्रेस की कार्यकाल 5 साल से थी तब से इस प्लांट की स्वीकृति हुई थी, एनओसी जारी किया था, तब से इनका विरोध भाजपाइयों द्वारा किया गया था। लेकिन जैसे ही सरकार बदलती गई, भाजपा के नेता ही महिलाओं को लेकर अब इनका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। दरअसल किसी न किसी प्रकार से जो जनप्रतिनिधि उनको जो विधानसभा चुनाव उसमें टिकट नहीं मिल पाया, उसके कारण दूसरे को टिकट मिल गए विरोध के कारण। तो अब वही प्रत्याशी जो वही जिसका नाम सामने आता राहुल टिकरिया, वही राहुल टिकरिया आज अपने ही बीजेपी के कार्यकाल में महिलाओं को लेकर प्लांट का विरोध कर रही। दरअसल महिलाओं का ये आरोप है कि इस प्रकार की आयरन स्पंज जो प्लांट है उसके लगने से जो क्षेत्र जो कृषि प्रधान जिला वो कहीं ना कहीं जो जमीन है वो बर्बाद हो चुकी है और हमको नुकसान हो। तो कहीं ना कहीं सियासी एंगल है भूपेंद्र, सियासी एंगल है इस खबर में। जी 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 सर, ठीक है। भूपेंद्र ने हमारे तफ्तीश की और तमाम जानकारी है, तो ये विरोध कहीं ना कहीं सियासत से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और खबर में आगे बढ़ेंगे और
एक मध्यम वर्ग व्यक्ति के लिए डायमंड खरीदना किसी सपने से कम नहीं होता, इसी की बात करेंगे। लेकिन अब डायमंड खरीदना आसान बन गया है। क्यों बन गया है, ये जान लीजिए। ऐसा माना जाता है कि डायमंड की कीमत दूसरे ज्वेलरी की तुलना पर ज़्यादा होती है, लेकिन इस सोच को बदलने के लिए रायपुर ओरा फाइन ज्वेलरी शॉप नई डायमंड ज्वेलरी कनेक्शन के साथ मौजूद हो गई है। यानी कि ओरा फाइन ज्वेलरी की नई डायमंड ज्वेलरी कलेक्शन की शॉप आ गई है, जो कि गुड़ी पड़वा और नवरात्रि के अवसर पर ग्राहकों को खरीदारी में 25% तक की छूट दे रही है। 25% की। ओरा साल 1888 से आभूषण और हीरे के साथ बाजार में उपलब्ध भी है। रायपुर में बड़ी संख्या में लोग डायमंड खरीदने के लिए यहां पहुंच भी रहे हैं। तो अगर डायमंड खरीदने का आपका सपना है और सस्ते दामों पर खरीदना है, तो ये धारणा छोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए कि मध्यम वर्ग डायमंड नहीं खरीद सकता। आप ओरा शॉप जा सकते हैं और डायमंड को खरीद सकते हैं, वो भी 25% तक की भारी छूट में। एक बहुत ही यूनिक रायपुर में शोरूम है, हमारा पंडरी में स्थित ये शोरूम है। हमारे यहाँ सभी वर्ग के कस्टमर्स आते हैं। आपको हमारे यहाँ 1 लाख रुपए से नेकलेस सेट की वैरायटी देखने मिल जाएगी, जो आपको मार्केट में कहीं देखने नहीं मिलेगी। और अभी इस नवरात्रि के अवसर पर और आपके गुड़ी पड़वा के अवसर पर काफ़ी अच्छी रेंज हमारे पास आई हुई है और बहुत अच्छा ऑफ़र हमने अभी मार्केट में लाया है। 25% तक ऑफ आपको मिल सकता है। ये एक माइंडसेट होता है आज विमेंस का कि डायमंड खरीदना है तो बहुत महंगा ही होगा। और ने इसी परिभाषा को चेंज किया है। 20,000 15,000 में भी हम आपको रिंग्स ईयरिंग्स के कलेक्शन दिखा सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल देख के लगेगा नहीं कि ये इस रेंज के प्रोडक्ट होंगे। तो ये हमारे ओरा की खास बात है कि हम हर सेगमेंट के कस्टमर्स के लिए अवेलेबल हैं और ओपनली हम हार्ड वेलकम करते हैं कोई भी कस्टमर आता है तो जाइए आप भी डायमंड खरीदिए। बहरहाल आपका शहर आपके रिपोर्टर में इतना ही। देखते रहिए विस्तार से विस्तार न्यूज़ को, आपके अपने चैनल को। नमस्कार।